Hello, I am Hitesh Shekhawat, a React.js developer and tutor at DeckTech. लास्ट हमने कुछ सेशंस के अंदर ये पढ़ा था कि React.js क्या होती है, कैसे हम उसकी स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल डोम पे कैसे काम करती है, React.js अच्छी क्यों है बाकी प्लेटफॉर्म से, और जो भी हमारा फ्लो रहता है वो किस अकॉर्डिंग रहता है, प्रॉप्स कैसे भेजते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर। मतलब React.js के अंदर हम फॉर्म हैंडल कैसे कर सकते हैं, यूज़र इनपुट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, UI के ऊपर हमारे जो भी स्टेट अपडेट्स रहती है वो कैसे कर सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। क्योंकि एक फॉर्म होता है, कोई भी वेबसाइट अगर होती है तो हर वेबसाइट के ऊपर हमें एक यूज़र इंटरेक्शन के लिए एक फॉर्म चाहिए ताकि हम यूज़र की डिटेल्स को गैदर कर सकें कि हमारे जो भी वेबसाइट है उस पर कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जैसे सर्च बार से लेके एक सबमिट यूज़र फॉर्म तक का जो भी हमें डिटेल्स वगैरह चाहिए, जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो React.js में कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। आज के सेशन का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा कंट्रोल कंपोनेंट्स को समझेंगे कि कंट्रोल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। मतलब फॉर्म के अंदर हम जो भी स्टेट वगैरह अपडेट वगैरह करते हैं वो कंट्रोल कंपोनेंट्स के थ्रू कैसे करते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा कि जो इनपुट स्टेट है उसको कैसे मैनेज करेंगे, जैसे चेक बॉक्स हो गया, हमारा सर्च हो गया, फाइल हो गया, इनको कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि हर चीज़ अलग अलग चीज़ों को रिटर्न करती है। इनपुट वैल्यू को करता है, चेक बॉक्स चेक को रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स बूलियन रिटर्न करता है, फाइल होती है वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो इन चीज़ों को हम रिएक्ट में कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको स्टेट में सेव करवाएंगे, उसको अपडेट करवाएंगे, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। हैंडल फॉर्म सबमिशिंग, फॉर्म सबमिट कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब फॉर्म सबमिट करते हैं तब। क्योंकि HTML का अगर हमें पता है कि अगर हम जैसे कोई भी इवेंट मतलब जैसे कोई भी फॉर्म को अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारा जो ऊपर URL होता है उसके आगे कुछ ना कुछ मतलब जो भी हमारी डिटेल्स होती है वो फिल आउट हो जाती है। तो वो फिल आउट ना होने के लिए हमें रिएक्ट में क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट में एक ऐप बनाएंगे, एक टू डू लिस्ट बनाए थे जो अपन ने लास्ट वीडियो में बनाई थी, लेकिन हमने वो एक स्टेट मैनेजमेंट के पर्पज़ से बनाई थी। अब की बार जो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हम फॉर्म की मैनेजमेंट को समझेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से कोड लिखेंगे। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि हर एक स्टेट बना दिए, ऐसे नहीं, हम उसको एक ऑप्टिमाइज तरीके से सिंगल फंक्शन से सारी स्टेट्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कि हमारे जो अब ये पॉइंट है वो है कि हमारे लिए फॉर्म मैटर करता क्यों है। मतलब एक अगर कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर फॉर्म होना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि मैं अगर कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई यूज़र आया है, उसने कौन सा प्रोडक्ट है जो सर्च करा है, उस यूज़र की क्या डिटेल्स हैं, उसकी मेल आईडी, ताकि मैं उसको फर्दर फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकूं, उसको फॉलोअप ले सकूं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें फॉर्म की नीड होती है, चाहे वो सर्च बार से लेके हो, चाहे वो यूज़र के सबमिट फॉर्म से लेकर हो, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यूज़र इंटरेक्शन से रिलेटेड वो सारी फॉर्म के मैनेजमेंट से ही होती हैं मोस्ट ऑफ द। जब मतलब डोम, जब हम जो हमारा पुराना जो तरीका था डोम से हम डायरेक्टली बटन क्लिक करते थे और वो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता था, डिटेल्स ऊपर हो जाती थी, लैगिंग इशूज़, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर हम प्रॉपर वैलिडेशन के साथ में, प्रॉपर एरर हैंडलिंग के साथ में, बिना लैगिंग के इशू के मतलब बिना लैग इशू आए, या फिर जो प्रॉपर मतलब हमारी UI को पूरी अच्छे तरीके से सिंक कैसे कर सकते हैं, उसको रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे दिखा सकते हैं हम यूज़र को, ये सारी चीज़ें हम फॉर्म में पढ़ेंगे। कि फॉर्म हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी क्यों होता है, ताकि हम यूज़र की डिटेल्स गैदर कर सकें, हमारे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, हमारे जो भी मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी मोस्ट सर्च चीज़ें हैं वो हम गैदर कर सकें कि हमारे जो यूज़र्स है वो ज़्यादा किन चीज़ों पे डिपेंड करा है, किन चीज़ों को सर्च करा है, ये सब मतलब जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है वो सारी चीज़ें अगर हमें गैदर करनी है तो वो एक फॉर्म के थ्रू ही होंगी। ये अब जो पॉइंट है वो है कंट्रोल कंपोनेंट्स को जो पैटर्न रहता है वो हमारा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल कंपोनेंट्स के पैटर्न को समझना। कि कंट्रोल कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, कि कंट्रोल कंपोनेंट्स इज एन इनपुट फॉर्म एलिमेंट हुज वैल्यू इज कंट्रोल बाय रिएक्ट स्टेट। मतलब रिएक्ट के स्टेट से हम जो हमारा इनपुट है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हम जो पहले कहा था कि हम डोम से पूछते थे कि हमारे जो इनपुट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, लेकिन अब हम डोम को बताएंगे, मतलब जो हमारा UI है उसको बताएंगे कि हमारा जो इनपुट की वैल्यू है ये है, क्योंकि स्टेट की वजह से
इनपुट यूज़र कोई भी चीज़ अगर इनपुट कर रहा है तो उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो हम स्टेट में सेव करा देंगे, फिर उस स्टेट को हम उस इनपुट की वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, जिससे क्या रहेगा कि जो हमारा यूज़र है वो मतलब जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंटरेक्टिविटी होगी, जो भी हम एपीआई कॉल से लेकर डिबाउंसिंग जो भी हम चीज़ें करेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि डोम के अकॉर्डिंग। डोम ने अगर 5 लेटर लिख दिए हैं, मतलब डोम ने अगर 5 लेटर प्रिंट आउट कर दिए हैं तो 5 लेटर के बाद में हम कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, उसको यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जो पहले जो मैं बता रहा हूँ, जो डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस होता है इनपुट से यूआई, मतलब स्टेट टू यूआई। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि स्टेट टू यूआई की कंपोनेंट स्टेट डिटरमाइंस द वैल्यू डिस्प्लेड इन द फील्ड, मतलब जो कंपोनेंट की जो स्टेट है मतलब वो इनपुट के फील्ड से डिपेंड करती थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या है कि सारा कंट्रोल हमारे अंदर है, जो हम वैल्यू उसको देंगे वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, चाहे यूज़र कुछ भी डाले। अगर यूज़र अगर कुछ गलत डाल रहा है तो उसको भी कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं कि भाई यूआई से इनपुट स्टेट, यूआई से स्टेट मतलब व्हेन यूज़र टाइप्स इन द इनपुट एंड इवेंट हैंडलर अपडेट्स द कंपोनेंट स्टेट, मतलब जब यूज़र इनपुट करेगा उसके बाद में हम इवेंट को स्टेट में अपडेट करेंगे, उसके बाद में हम हमारे जो कंपोनेंट है उसको अपडेट करेंगे। मतलब यूआई से ही, मतलब यूआई के इनपुट, मतलब यूआई से जो आ रहा है हमारे पास में इनपुट, उसी से ही हम जो इवेंट है उसको हैंडल करेंगे। दिस लूप एंश्योर योर स्टेट एंड यूआई आर नेवर आउट ऑफ सिंक प्रोवाइडेड अ रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल यूज़र एक्सपीरियंस। ये क्या है, एक लूप में कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई लैग इशू दिख रहा है कि भाई मैंने 1 इनपुट करा है, अब वो पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद में मेरे को 1 दिखेगा, फिर मैंने 2 प्रिंट करा है तो 2 इनपुट में अगर एंटर करा है तो फिर वो पूरा लूप चलेगा, फिर मेरे को 2 दिखेगा 1 सेकंड बाद में या फिर 500 मिली सेकेंड बाद में। ऐसा नहीं होता, ये इंस्टेंटली लूप चलता रहता है। जो हमारा स्टेप 1 रहेगा कंट्रोल कंपोनेंट्स के पैटर्न के अंदर, जो हमारा स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा कि हम एक छोटा सा नॉर्मल एक मतलब ताकि हम इनपुट के स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं वो एक बार समझ सकें कि हमारा जो मतलब जो अभी हमारा ये फॉर्म है इसके अंदर मैंने क्या है, अभी इनपुट को कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, ना उसको ऑन चेंज इवेंट को हैंडल किया, मैंने जस्ट एक इनपुट रख दिया, एक बटन रख दिया, उसको ऐड मतलब टाइप सबमिट दे दिया और मैंने हाँ बस इतना सा किया है अभी मैंने। तो ये क्या है, एक अनकंट्रोल कंपोनेंट है, मतलब इसके अंदर अभी अपना कोई कंट्रोल नहीं है। यूज़र लिखेगा, यूज़र को प्रिंट हो जाएगा, उसके अलावा इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, अदर एक्शन कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो इसको हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा एक स्टेट हुक आता है, यूज स्टेट हुक, उसको हम हमारी इनपुट फील्ड के अंदर जो करंट वैल्यू है उसको मैनेज कराएंगे। उसके अंदर जो सेट फंक्शन आता है उससे हम इवेंट को हैंडल करेंगे, कब, ऑन चेंज इवेंट पे। जो हमारा इनपुट है वो एक ऑन चेंज इवेंट रिटर्न करता है, हम उस ऑन चेंज इवेंट के ऊपर उसको रिटर्न करवाएंगे, मतलब जो भी हमारी वैल्यू है इनपुट की उसको देंगे। जैसे एक इनपुट टैग है हमारे पास में, उसको मैंने वैल्यू कौन सी दी है, जो मैंने स्टेट बनाई थी वो, लेट एग्जाम्पल मैंने वो स्टेट नहीं दी, मैंने उसको जस्ट एक सिंपल स्ट्रिंग दे दी। अब मैं उसके अंदर मतलब जो मेरा इनपुट है यूआई के ऊपर, उसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो मैंने डायरेक्टली एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है। यहीं अगर मैंने स्टेट लिख दिया कि जो मेरी इनपुट की स्टेट है वो लिख दी मैंने, लेकिन इसकी भी स्टिल वैल्यू अभी तक एम्प्टी स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन चेंज इवेंट पे तो कुछ करा ही नहीं, अभी वहाँ पे जो ऑन चेंज इवेंट आता है जो उसको अपडेट करेगा वो भी कुछ भी नहीं है। तो अभी इसकी वैल्यू भी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमेशा हमें वही रखनी होती है जो हमें रिटर्न होगी। एम्प्टी स्ट्रिंग इसकी रहेगी तो ये भी हमें सिर्फ यही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अब स्टेट मतलब कोई डाटा जा ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू मैंने उसको दे रखी है पहले से, तो वही रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, जो क्या करता है, इवेंट रिटर्न करता है एरो फंक्शन से। और इसके अंदर हम सेट इनपुट नाम से जो हमारा सेट फंक्शन होता है यूज स्टेट से रिटर्न हुआ उसके अंदर हम टारगेट करेंगे ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब
जो भी हम इस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो भी स्ट्रिंग आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो हमारी इस इनपुट के अंदर सेट हो जाएगी। और ये कंटिन्यूसली लूप में चलता रहता है। इधर से फिल आउट होगा, इधर मतलब इधर से इनपुट आएगा, इधर से फिल आउट होगा, इधर से इनपुट आएगा, इधर फिल आउट होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमें लैग इशू डालने को मिले। जैसे अगर मैं कोई भी वैल्यू अगर इसमें सेट करूँगा तो वो इनपुट में सेट हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ लैग वैग करेगा। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने बताना था कि ऑन चेंज इवेंट और इन वैल्यू के कैसे लूप चलेगा। अभी जो ये है इसके अंदर मैंने कुछ बनाया ही नहीं, इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने दी ही नहीं, कोई ऑन चेंज इवेंट लगाया ही नहीं। तो जो इसका मतलब ये पूरा ये क्या है, अनकंट्रोल कंपोनेंट हो जाता है फिर ये, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ना हम इससे कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, ना यूज़र का जो भी इनपुट वगैरह है वो हमारे पास कहीं सेव हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इनपुट को स्टेट से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इवेंट लगाया, मैंने ऑन चेंज लगाया। अब हम करेंगे कि इवेंट मतलब जब हम इनपुट में डाल रहे हैं कोई भी वैल्यू, वो हम जब बटन सबमिट करेंगे तो सक्सेस का अलर्ट मैसेज, साथ में हमारा जो इनपुट स्टेट है उसको एम्प्टी। ये चीज़ें कैसे करते हैं वो एक बार बताते हैं कि हमारा जो भी पहले क्या था कि एक हमने स्टेट बनाई थी इनपुट नाम से। तो पहला काम हमारा था कि स्टेट, और जो हमारा सेट फंक्शन था वो था सेट इनपुट के नाम से। ठीक है, ये हमारे एक स्टेट था और ये हमारी सेट स्टेट थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हैंडल सबमिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनपुट में कैसे ऑन चेंज इवेंट वगैरह करेंगे। अब अपन करेंगे कि हैंडल सबमिट पे उसे एम्प्टी करवाना और अलर्ट मैसेज करवाना। तो अब जो फंक्शन आएगा वो आएगा हैंडल सबमिट का। एरो फंक्शन, और अब ये एरो फंक्शन में ही रहेगा क्योंकि इजी सिंटैक्स रहता है, फंक्शन फिर नाम, फिर जितना लाइन ऑफ कोड हम कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा रीडेबल रहेगा। ये एक इवेंट रिटर्न करेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये एक इवेंट का फंक्शन रहता है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के नाम से, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के नाम से, जो क्या करेगा, हमारे जब हम टाइप सबमिट दे देते हैं बटन को, तो टाइप सबमिट होने के बाद में उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। फॉर्म सबमिट मतलब रीलोड वापस से, तो एक तरीके से हमारे फॉर्म को वापस से रीलोड कर देता है, वापस से हमारी जो यूआई है उसको रेंडर करवा देता है। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से जो फंक्शन है उसको कॉल करा देते हैं। इसके अंदर फिर हमें क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज शो करवाना है। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक अलर्ट मैसेज शो करा दिया, ऐड सक्सेसफुली। जो भी हमारा इनपुट था उसके रिलेटेड में अगर जो भी हम अलर्ट में मैसेज दिखाना चाहते हैं उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अलर्ट पे। उसके जस्ट नीचे, अगर उससे पहले करेंगे तो पहले खाली हो जाएगा, अगर हम उसके बाद में करेंगे तो जो भी हमारी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छी प्रैक्टिस रहती है ये, कि जो भी हम काम करें वो हमारे सक्सेस होने के जो भी प्रोसेस रहता है उसके बाद में हो। जैसे कोई एपीआई कॉल हो गया या फिर कोई मॉडल ओपन क्लोज हो गया, अगर मॉडल ओपन क्लोज है तो भी और एपीआई कॉल है तो भी, जितनी भी स्टेट अगर हमें एम्प्टी करवानी, जितनी भी चीज़ें हमें रिमूव करवानी है हमारे इनपुट से, फॉर्म से, तो उन चीज़ों को हम सक्सेस के जो भी इवेंट्स होती हैं उनके बाद में करवाते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर हम पहले करवा देते हैं तो कई बार बग्स आ जाते हैं, किसी केस के अंदर बग्स आ जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रॉमिस है उसके रिटर्न होने के बाद में जो भी हमारी स्टेट एम्प्टी रहती है तो उनको हम बाद में खाली करवाते हैं। जो जैसे मैंने अलर्ट मैसेज के बाद में उसको सेट इनपुट एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी। अब इस टाइम पे क्या होगा, मैंने चाहे वहाँ पे 1 to 10 तक की पूरी काउंटिंग भी लिख रखी होगी तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगी जब हमारा अलर्ट मैसेज सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में। अगर हम इसे एम्प्टी नहीं करेंगे तो वो वैल्यू वहीं रहेगी, हमारी स्टेट खाली नहीं होगी, वो वैल्यू वहीं रहेगी। अगर मैं वापस से अगर उस पर क्लिक करूँगा वापस से मेरे को वही चीज़ अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा।
तो उन चीज़ों के मतलब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम कहते हैं कि हमारी जो स्टेट्स रहती हैं उनको एम्प्टी करवा देते हैं। अब जो हमारा स्टेप 3 रहेगा वो मैंने आपको बताया कि हम फॉर्म सबमिट के ऊपर क्या क्या करेंगे। तो वही चीज़ है, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कि हमारा जो सबमिशन होता है उस टाइम पे क्या चीज़ें होती थी और अब हम हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने स्टेट बना दी, हमने ऑन चेंज इवेंट लगा दिया, हमने उसे फिल आउट करवा दिया, इनपुट दिखा दिया, यूआई जो भी हमारा प्रोसेस था वो कर दिया। अब ऐड बटन के ऊपर क्या होगा, ऐड बटन के ऊपर ये होता है कि जब हम ऐड बटन करेंगे क्योंकि उसका टाइप सबमिट है, टाइप सबमिट होते ही वो पेज रीलोड कर देगा। तो उन चीज़ों को से बचने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमारा खुद का लॉजिक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिर वो कंट्रोल कंपोनेंट्स बनाना है उसको, मतलब हमें जो भी हमारा कंपोनेंट है, फॉर्म है, उसको पूरा कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इवेंट डॉट प्रिवेंट है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो हमारा फंक्शन होता है, हम उसको यूज़ में लेते हैं ताकि जो मिसबिहेव ना करे, जो हमारे रीलोडिंग वाली चीज़ है वो ना हो। अब बात करते हैं कि रिएक्ट के अंदर और कौन से टूल्स हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं या पैकेजेस हैं जिनको हम फॉर्म सबमिशन के लिए, वैलिडेशन के लिए यूज़ में ले सकते हैं। बात करते हैं हम फॉर्मिक एंड यप की। फॉर्मिक एंड यप हमें यूज़ आता है वैलिडेशन के लिए। हम एक स्कीमा प्रोवाइड करवा देते हैं यप के अंदर, जो हमारे जो भी स्टेट्स रहती है उनको मैनेज करता है। और जो हमारा फॉर्मिक है वो हमारे जैसे ऑन सबमिट जैसा फंक्शन है, ऑन चेंज जैसे फंक्शन है, या फिर हमारी जो स्टेट है उनको मैनेज करने में काम आता है। खुद से मैनेज करता है सारी चीज़ें। मतलब अगर हम डीप डाउन जाएँ तो फॉर्मिक क्या करता है कि खुद ही इनिशियल वैल्यूज़ दे देगा, खुद ही ऑन चेंज इवेंट भी दे देगा, हैंडल सबमिट इवेंट भी दे देगा खुद से ही। हमें कोई अलग से फंक्शंस बनाने की नीड नहीं है, अलग से स्टेट बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली ये उन चीज़ों को मैनेज खुद कर लेता है। यप है, यप स्कीमास के थ्रू हमारे जो भी वैलिडेशन है उनको लग जाता है, जो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। किसी चीज़ को अगर रिक्वायर्ड करवाएंगे तो रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है तो हम ऑप्शनल रख देंगे। स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, लेंथ कितनी है, मिनिमम लेंथ कितनी है, रेगेक्स है, जो भी हम वैलिडेशन लगाना चाहें वो सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर्मिक है, एक लाइट वेट ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो हमें सिंप्लीफाई करती है हमें फॉर्म बनाने के लिए रिएक्ट के अंदर। यप है, एक जावास्क्रिप्ट स्कीमा बिल्डर है जो हमें पार्सिंग और वैलिडेशन के लिए हेल्प करता है, और जो हम रूल खुद से अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं हम फॉर्म सबमिट के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इफ़ ये होगा तो ये होना चाहिए, इफ़ ये होगा तो ये होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि भाई इफ़ अगर मेरे पास कोई एन वैल्यू आ रही तो मुझे ये रिटर्न। हम डायरेक्टली इसके अंदर एक स्कीमा लिख सकते हैं कि भाई ये जो इसका जो वैल्यू है जो हमारी की है उसका टाइप स्ट्रिंग नंबर रहेगा, ये रिक्वायर्ड फील्ड रहेगी, इसकी मिनिमम लेंथ इतनी रहेगी, इसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी रहेगी, ये डेसिमल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली स्कीमा में लिखेंगे, फिर वो यप अपने आप मैनेज करेगा और हमें एरर प्रोवाइड कर देगा उस टाइम पे। अब दोनों को यूज़ कैसे करते हैं कि फॉर्मिक डिज़ाइन करता है मतलब सीमलेस इंटीग्रेशन विथ यप, मतलब कि फॉर्मिक के जो फॉर्म स्टेट्स हैं उसको हम यप के साथ में कंबाइन करके हम एरर को भी उतने ही डिक्लेरेटिव वे के अंदर बता सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कोड के अंदर कि कोड के अंदर हम फॉर्मिक और यप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सिंटेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा मैसेजेस वगैरह उनको कैसे लिखेंगे, स्कीमा कहाँ प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों क्या एक पैकेजेस हैं, तो इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांडें इनकी है। जैसे फॉर्मिक है उसके लिए आती है npm i या इंस्टॉल फॉर्मिक। एंड देन जो हमारा यप रहता है उसकी भी सेम कमांड है, मतलब npm i यप। npm i यप और npm इंस्टॉल, मतलब i इंस्टॉल जो भी आप लिखना चाहें हमारे ऊपर है। npm इंस्टॉल फॉर्मिक, npm इंस्टॉल यप, इनसे ये दोनों जो भी पैकेजेस हैं, लाइब्रेरी है, ये हमारे कोड के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद में हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई एरर फाउंड नहीं होगी। यप को जब भी इंपोर्ट कराते हैं तो हमेशा स्टार लगा के करते हैं। जैसे अगर मैं इंपोर्ट करूँगा यप को तो इंपोर्ट, देन जो हमारा स्टार रहता है वो
देन जो यप है, सॉरी स्टार एज, यप को हमेशा हम स्टार के तरह ही, मतलब स्टार से ही यप को इंपोर्ट करते हैं हम, मतलब जो भी हमारा यप रहता है वो हमेशा स्टार से ही इंपोर्ट होता है। स्टार एज जो हमारा वेरिएबल, जो भी हम यप का नाम देंगे यहाँ पे, अगर स्मॉल यप देना चाहें तो स्मॉल लेटर्स में तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में दें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यप फ्रॉम यप, यप जो इसकी स्ट्रिंग है वो, मतलब जो इसका पैकेज है वहाँ से। अब बात करते हैं कि फॉर्मिक के अंदर कैसे, अब पहले हम स्कीमा समझते हैं कि जो साइनअप का स्कीमा रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। मतलब मैंने एक साइनअप का फॉर्म बनाया है, तो उसके अंदर जो स्कीमा रहेगा यप का, वो कैसे लिखा जाएगा। यप ऑब्जेक्ट, जो हमारा सिंटेक्स है यप जैसे स्टार्ट होता है उसके तरह बता रहा हूँ मैं कि यप डॉट ऑब्जेक्ट शेप। अब जो शेप है उसके बाद में हम जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हम वैलिडेशन लिखेंगे वो हमारे इसके अंदर काम करेगा। देन शेप, शेप हमारा एक मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब फंक्शन रहता है जिसको इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। नेम, यप स्ट्रिंग, यप डॉट स्ट्रिंग, मतलब यप को बताया जा रहा है कि टाइप क्या है, यप डॉट स्ट्रिंग टाइप है। रिक्वायर्ड, और जो रिक्वायर्ड के अंदर क्या है, मैसेज शो होगा, नेम इज़ रिक्वायर्ड। जब भी अगर रिक्वायर्ड की एरर हमें यप की तरफ से रिटर्न होगी तो उस टाइम पे हमें ये मैसेज रिटर्न होगा कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। देन आते हैं ईमेल, कॉमा से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट में कोई भी लिखते हैं तो उस तरीके से ही ईमेल यप डॉट स्ट्रिंग, जो यप है उसको वही बताया जा रहा है कि टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। फर्स्ट हमेशा टाइप बताना होता है, बाद में बाकी चीज़ें बतानी होती हैं। ईमेल, अगर ईमेल नहीं है वो, मतलब जो भी ईमेल का जो सिंटेक्स रहता है अगर वो नहीं आता है तो वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस दिखाएगा, जो एरर है वो रिटर्न करेगा। फिर आता है रिक्वायर्ड, देन ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मतलब अगर रिक्वायर्ड का एरर आती है हमारे पास में तो आएगी वो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड की। तो फिर हमारा जो आता है वो आता है फॉर्मिक के अंदर फॉर्म, मतलब जो हमारा माई फॉर्म वाला कंपोनेंट है, वो पूरा कंपोनेंट है हमारा जो उसके अंदर। अब पूरा जो फॉर्मिक है वो हमारे पूरे फॉर्म कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो पहले जो इंपोर्ट होगा वो होगा फॉर्मिक, देन हमारी इनिशियल वैल्यूज नेम एंड ईमेल, वैलिडेशन स्कीमा जो हमने यहाँ पे साइन अप स्कीमा बनाया है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ऑन सबमिट के ऊपर जो ऑन सबमिट है वो हमारे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा फॉर्मिक खुद दे देता है एट्रीब्यूट के अंदर। वो एक फंक्शन रहता है कॉल बैक फंक्शन, तो उसको अंदर जो भी एक्टिविटी हम सबमिट भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन आता है हमारा फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के अंदर जो हमारा JSX है फॉर्म का वो लिखा जाएगा। JSX इन द सेंस कि जो हमारे UI के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। पहले आता है फील्ड नेम, और हमें बार बार इधर ऑन चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से खुद मैनेज कर लेता है चीज़ों को। जो हमारे ऑन सबमिट है उसमें अगर जो भी वैल्यूज़ नाम से एक आर्ग्यूमेंट आता है उसको अगर हम कंसोल कराएंगे तो हमें जो भी हमारी इनिशियल स्टेट्स हैं वो मिल जाएंगी। पहले आता है फील्ड नेम, क्या रहेगा उसका, जो हमारी नेम एंड ईमेल है वो। एरर मैसेज के भी अलग अलग कॉम्पोनेंट है, वो भी हमारा इंपोर्ट हो जाता है फॉर्मिक से। उसके अंदर जो भी नेम रहेगा और जो हमारा डिव, मतलब किस तरीके से दिखाना है उसको, डिव दिखाना है या फिर किसी और टैग में दिखाना है, तो वो चीज़ें तो वो भी इसमें एरर मैसेज के थ्रू दिख जाएंगी। वैसे ही सेम ईमेल के लिए भी हो जाएगा, फील्ड और एरर मैसेज। देन फिर आता है हमारा बटन रख देंगे हम टाइप सबमिट। अगर हम टाइप बटन रखेंगे तो ये हमारा जो ऑन सबमिट का फंक्शन है फॉर्मिक का वो नहीं चलेगा, इसलिए हम टाइप का बटन का जो टाइप रखेंगे वो रखेंगे सबमिट। देन हमारा क्लोज फॉर्म टैग एंड देन फॉर्मिक। ये हमारा पूरा सिंटेक्स होता है फॉर्मिक और यप का साथ कंबाइन काम करने का, कि यप के अंदर स्कीमा बनाओ, उसको जो हमारा वैलिडेशन स्कीमा है फॉर्मिक के अंदर एक टैग एट्रीब्यूट आता है उसके अंदर उसे पास करो, और फिर हम हमारे कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट्स जो हमारे फॉर्मिक के अंदर काम आते हैं, जो हमारे एक्शंस में काम आते हैं, जैसे फॉर्मिक के जो की कंपोनेंट्स रहते हैं वो रहते हैं फॉर्मिक फॉर्म, जो हमारा जो भी स्टेट से लेके एरर्स इवेंट्स जो भी मैनेज करेगा वो करेगा फॉर्मिक। फॉर्म टैग एक रैपर होता है, जैसे हमारा HTML का फॉर्म टैग रहता है वैसे ही ये हमारे एक फॉर्मिक के अंदर भी फॉर्म टैग रहता है जो एक रैपर रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो भी फील्ड्स हैं वो ऑन सबमिट पे काम करेंगी। जो हमारे फॉर्मिक के अंदर ऑन सबमिट एट्रीब्यूट आता है उस पर काम करेंगी, कौन सी, जो हमारे फॉर्म टैग के अंदर रैप होगा। हम मल्टीपल फॉर्म टैग नहीं बना सकते एक फॉर्मिक के अंदर, फॉर्मिक फिर तो चेंज हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वैल्यूज उसकी चेंज हो जाएंगी इसलिए। देन आता है फील्ड क्या होता है, इनपुट, सेलेक्ट, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये सारी चीज़ें। देन आता है एरर
एरर मैसेज जो भी हमारी वैलिडेशन से रिलेटेड जो भी एरर आएगी, जो हमारे यप से रिटर्न होगी, या फिर हम पर्सनली अगर कुछ मैनेज कर रखे हैं मैनुअली, तो वो हमारे एरर मैसेज के अंदर शो होगी। एरर मैसेज भी उस सेम हमारे एक स्ट्रिंग की तरह शो हो जाएगा। अब आता है स्कीमा कैसे बिल्ड करें यप के अंदर, मतलब जो हमारा वैलिडेशन का जो भी स्कीमा रहता है वो किस तरीके से यप के अंदर काम करते हैं। यप जो होता है वो चेनिंग पे काम करता है, मतलब हम मल्टीपल वैलिडेशंस लगा सकते हैं चेनिंग पे। जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड जाते जाते हैं तो हम उसे चेनिंग के थ्रू काम में लेते हैं। जैसे नेम देन डॉट, देन उसके बाद में अगर उसका कोई लास्ट नेम है तो वो लास्ट नेम, और लास्ट नेम के अंदर भी अगर मैंने कोई एक और की बना रखी है तो वो की, इस तरीके से कि ये एक चेनिंग है। वैसे ही यप भी एक चेनिंग के ऊपर चेनिंग की तरह ही काम करता है। जो पहले हम क्या करते हैं कि उसे जो भी हमारा ये स्कीमा है उसको डिफाइन करते हैं कि यप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइज द वैलिडेशन रूल फॉर ईच फॉर्म फील्ड, मतलब जो भी हमारा यप है वो वैलिडेशन के रूल डिफाइन करवाते हैं। मतलब जो हमारा यप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट शेप है उसके अंदर हम जो भी रूल्स लिखेंगे ये उनकी बात कर रहा है कि हम किस तरीके से लिखते हैं। देन रहता है कि उसे फॉर्मेट के अंदर पास कर दो। जैसे यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑप्शनल जो भी हमने हमारी कीज़ को रूल्स दे रखे हैं वो हम फिर फॉर्मेट के अंदर जो वेरिएबल में सेव हुआ है, ये स्कीमा जो वेरिएबल में सेव हुआ उसको हम फॉर्मेट के अंदर पास कर देंगे। फिर उसे हम फील्ड का जो टैग है फॉर्मेट का उससे कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एरर मैसेज सेम जो फील्ड का नेम है वही नेम एरर मैसेज के अंदर भी नेम के थ्रू आ जाएगा, जिससे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है डिस्प्ले फीडबैक। अब उसको दिखाना कैसे है, तो वो एक एरर मैसेज नाम से कंपोनेंट आता है फॉर्मेट में, उसके अंदर वो अपने आप रिटर्न कर देगा जब नेम टू नेम मैच हो जाएगा उसके बाद में। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट और यप को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। कि अगर हम कोई चीज़ को हमारे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे हमारे पूरे लॉजिक्स के साथ में हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स होंगे। जब भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। कि पहला जो आता है कि वो बॉयलर प्लेट को रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर हम नॉर्मल मैनुअली की बात करें, हैंडल चेंज का फंक्शन हो गया, फाइल के लिए फाइल का अलग कुछ हो गया, वैलिडेशन के लिए एक अलग स्टेट हो गई, उससे फिर वैलिडेशन को बताना कि एक एक चीज़ को कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, एन हो तो ये एरर हो, या फिर रिक्वायर्ड हो तो ये एरर हो। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनुअली लिखने के बजाय इसमें क्या होता है कि यप के अंदर डायरेक्ट हम रूल्स डिसाइड कर दिए, फॉर्मेट के अंदर पास ऑन कर दिया, जो भी हमारा एरर मैसेज थे वो हमारे एरर मैसेज कंपोनेंट के थ्रू फॉर्मेट के शो हो गए। नेम सेम रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारे फील्ड का नेम है और जो हमारे एरर मैसेज का नेम है दोनों सेम होंगे तो वो सेम एरर रिटर्न करेगा सेम चीज़ों के लिए। अगर हम नेम कहीं और यूज़ लग लेंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ शो होगी। देन आता है सेंट्रलाइज वैलिडेशन के लिए कि वैलिडेशन हमें बार बार हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे बटन पे क्या वैलिडेशन लगा रखी है, या फिर कहीं ऑन सबमिट पे क्या वैलिडेशन लगा रखी है, ऑन चेंज पे क्या वैलिडेशन लगा रखी है। इधर बार बार देखना नहीं पड़ता हमें हर जगह जा जाके। एक सेंट्रलाइज वैलिडेशन लगा देते हैं हम, जो हमारे इनिशियल टाइम पे ही जब हमारा इनपुट वगैरह फील्ड हो रहे हैं, फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसी टाइम पे ही ये जो वैलिडेशंस हैं ये वर्क कर जाती हैं। और ये क्या है, रीडेबल काफ़ी रहता है, क्योंकि डायरेक्ट एक रूल पढ़ लेते हैं कि रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ इतनी है, मैक्स लेंथ इतनी है, नंबर है, और जो भी हमारी वैलिडेशन रहती हैं वो सारी, तो एक कंटिन्यू एक लाइन के अंदर हम उसे रीड भी कर सकते हैं। देन आता है इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, कि अगर यूज़र एक्सपीरियंस किस तरीके से इम्प्रूव होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं उतना ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। अगर मैं मैनुअली करने बैठूँ तो हर चीज़ के लिए मुझे एक टेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ आएगी तो मुझे ये दिखाना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मेरे को बेसिकली एक अगर छोटी सी भी मेरे को अगर नॉलेज है कि इन चीज़ों के लिए हमें कौन कौन सी वैलिडेशन लगानी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उसको रूल्स के अंदर शो कर दूंगा, रूल के अंदर बता दूंगा कि इसकी के लिए मुझे ये वैलिडेशंस चाहिए। तो मेरे को बार बार अलग अलग तरीके से लिखना नहीं पड़ रहा। तो ये क्या करता है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करता है। अगर मैं बाय चांस एरर रिटर्न करना भूल गया, जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है उसके अंदर मैंने एरर का मैसेज नहीं दिया, तो क्या करेगा, ये खुद से एक एरर बना देगा, लेकिन ये क्या करेगा, की का नाम से साथ में भेज देता है।
एरर ये सही देता है, एरर इसको ही पता है कि मतलब ये भी सेम एरर देगा, लेकिन ये की का जो हमने नाम दे रखा है वो नाम देगा, ये यूज़र के अकॉर्डिंग नाम नहीं देगा। तो फैटल एरर नहीं आती एक तरीके से, जो हमारी डीबी के अंदर एरर आती है, या फिर टाइप एरर, सिंटेक्स एरर, इन चीज़ों से बचने के लिए भी हमें फॉर्मिक और यप का यूज़ करना चाहिए। मेंटेनेबल कोड क्या रहता है कि जितना मैंने आपको बताया, जितना कम काम मैनुअली करेंगे उतना क्लीन कोड रहेगा, उतना ज़्यादा रीडेबल रहेगा। अब जैसे इसका ऑन सबमिट का फंक्शन आ जाता है और इसका फॉर्मिक का, तो वो इसी का खुद का रहता है, इस हमें कोई अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक फॉर्म है, उसी के अंदर मेरे को ऑन सबमिट एंड हैंडल चेंज जैसे फंक्शंस मिल गए, वहीं पे मेरे को उसकी वैलिडेशन मिल गई, मेरे को पूरे कोड के अंदर चेक नहीं करना पड़ा। तो वो ज़्यादा एक बेटर प्रेफरेंस है तीन चीज़ों के लिए। तो एक मेंटेन करके चलते हैं हम कोड को, जितना ज़्यादा कोड अच्छा रहेगा, रीडेबल रहेगा, उतना बेटर रहता है दूसरे डेवलपर्स के लिए भी डिबगिंग करने के लिए। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिएक्ट की स्टेट के थ्रू मैनेज करते हैं, लूप जो हमारा ऑन चेंज इवेंट है और जो हमारी वैल्यू है, उनके बीच में लूप किस तरीके से चलता है, उससे क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फॉर्म सबमिट के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से जो फंक्शन है, अगर उसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी। और फिर हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट का जो कम्युनिकेशन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, हैंडल, सबमिट, ऑन चेंज वगैरह। और हमने साथ में इसके अंदर ये भी पढ़ा है कि फॉर्मिंग एंड यप को कैसे यूज़ करेंगे। फॉर्मिंग एंड यप को भी इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्यों वो ऑप्टिमाइज रहता है, क्यों वो बेटर चॉइस रहती है हमें कोई भी फॉर्म सबमिट के लिए यूज़ करने के लिए। अब हमें क्या करना है कि वैलिडेशन ऐड करनी है, कि हम खुद से वैलिडेशन करें, मैनुअली भी और यप के थ्रू भी। कि इन चीज़ों के क्या, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ही ज़्यादा बेटर नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा ही हम कुछ सीखने को मिलेगा। इन चीज़ों का हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कैसे बोलते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस किस तरीके से रहता है, वो हमें उस चीज़ की हमें नॉलेज होगी। और एक रहता है कि हमने कोई भी एक इनपुट बनाया, ठीक है, तो अब उस इनपुट पे हम क्या क्या चीज़ों को फेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें काउंटर करेंगे, उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो चीज़ें अपन को खुद को पढ़नी पड़ेगी। कि हम जितना हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि फॉर्म, जो भी हमारा फॉर्म है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फॉर्म के साथ में काम करते हैं, फॉर्मिंग एंड यप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट्स विद अ साइड इफेक्ट। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।